हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महजबीन एंड वेलकम टू हुनरमंद। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम गुज़श्ता सालों में पूछे गए अहम मारूज़ी सवालात को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ अहम बात आपके साथ करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी तक तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, जो आपका सीटीएट 2023 जुलाई में एग्ज़ाम होने वाली थी, वो आपका जुलाई में ना होके 20 अगस्त को, मतलब 20 अगस्त को होने वाला है। और अब आपका सीबीटी मोड नहीं होगा, वो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहा है। और जो सीबीएसई की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप नोटिस देख ही चुके होंगे, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आ चुकी है जिसकी वजह से आपको पता ही चल गया होगा, जो आपका एग्ज़ाम है अब ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होने वाला है। तो अब सवाल ये आते हैं कि आपके लिए वो ऑनलाइन वाला पेपर इजी था या ऑफलाइन वाला। अगर मेरे सजेशन आप सुनना चाहे तो आपके लिए तो ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने भी दोनों ही तरह के पेपर ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अटेम्प्ट किए हैं। तो ऑफलाइन में होता ही हमारा फ़ायदा कि हमको जो क्वेश्चन पढ़ने की आदत होती है, ज़्यादातर हमें बुक से, है ना, ऑफलाइन ही पढ़ने की आदत होती है, और हमें ईजी जाता है वो ऑफलाइन पढ़ना। तो वहाँ पे एक फ़ायदा आपका ये हो जाएगा। और अब जैसे ऑनलाइन में आपको बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऑफलाइन में अभी तक वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑफलाइन में अभी 2018 में, और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन का वो 2019 में हुआ था। उसके बाद से फिर ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए थे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ही लैंग्वेज भी उनकी नॉर्मली रहती है, और क्वेश्चन भी बहुत ही 3-4 लाइन का क्वेश्चन आता है। ऑनलाइन की तरह नहीं कि आपको 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चन वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ने में भी दिक्कत जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, एक बात ये है कि आपको ओमार शीट फिल करनी होती है, तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ईज़ी होगा। लेकिन हाँ, मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो नए हैं, तो ओमार शीट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करके जाइए अपनी ओमार शीट की भी। और हम कुछ ऑफलाइन क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेंगे। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि ओमार शीट की प्रैक्टिस करना है आपको। और हो सकता है कि एग्ज़ाम इस वजह से ऑफलाइन हुआ है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन लेने के बाद वापस ऑफलाइन मोड पे लिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि सीबीएसई, ये जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इसको इतना लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, इन फ्यूचर तो ये ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर वही है। तो इसीलिए इसको अभी लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो रही थी। जैसा कि आपको पता ही है कि इतनी शिफ्ट्स लेना, पूरी 1 महीने तक आपकी शिफ्ट चल रही थी, उसमें क्वेश्चन सेट इतने अरेंज करना। अभी तक हमको सीबीएसई ने बहुत अच्छे सेट्स दिए हैं बना के, लेकिन ये भी है कि उनके लिए भी ये प्रोसेस लेंदी हो रही थी। तो अभी ना करके, जब इसको ज़रूरत हो, जब फ्यूचर में हमेशा के लिए ये ऑनलाइन ही होने वाला है, तो तब वो करे। पर अभी जो मुनासिब है, वो जो ठीक लगा होगा, वो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि वहाँ पे ये भी होता है कि आपका 7 दिन पहले प्री एडमिट कार्ड आता देना, फिर उसके बाद 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड देना। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो रही थी। बट अब होगा ये कि 20 अगस्त को आपकी जो सीटेट के एग्ज़ाम है, पूरी इंडिया में एक ही दिन एक साथ ले ली जाएंगी, और उसके 40 डेज़ बाद सभी का रिज़ल्ट भी आ जाता है। और यहाँ पे कोई भी हम इसमें ये नहीं रहते हैं कि हाँ, जैसे कि हमारा अभी जो ऑनलाइन मोड पे हो रहा था, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या टिक किया था आंसर, और सीबीएसई ने क्या माना। लेकिन यहाँ पे होता ये है, ओमार शीट, आपकी जो ओमार शीट है, जो आपने गोला भरा है, वही आपको एज इट इज़ आपके मेल कर दी जाती है, एक ही आंसर की होंगी। तो आप किसी भी तरह के शक व शुबा में नहीं रहते हैं कि आपने क्या आंसर लगाया था और सीबीएसई ने क्या माना। साफ-साफ आपको आपका भी आंसर दिखता है वहाँ सामने, क्या आपने लगाया था और सीबीएसई ने क्या माना। तो वहाँ से आप आंसर की से अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये थी एक बात कि जो ऑफलाइन होना है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमने हमारी पढ़ाई अगर अच्छी है, हमारी तैयारी अच्छी है, तो बेशक हमारा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और
सभी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे अगर पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। तो बस इसी तरह बस पढ़ना भी यही है, जो पढ़ रहे पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं है, जो अभी तक पढ़ा है बस वही पढ़ते चलिए और जो पढ़ाया जा रहा है आपको वही लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न और आपका जो सिलेबस है वो तो यही रहने वाला है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं हमारे आज के कुछ अहम मारूज़ी सवालात, जिसकी प्रैक्टिस के बाद आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है ये क्वेश्चंस क्या देखकर। तो आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी और बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए इन्हें आमादा किया जाए कि वो नंबर ए है ऑप्शन, सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, या बी ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखे, सी में है दो ज़बानों वाली ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखे और डी में है सिखाई जाने वाली ज़बान बोले। तो अब पेडागोजी में होगा ये कि आपको सबसे पहले तो मतलब समझना होगा और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ पे पॉजिटिव, अगर हमारा आंसर, हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिवली पूछा गया तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा। और ये सबसे आपका ये कीवर्ड है, पकड़ के चलिए इसको, कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ, नहीं और एक ऐसे कुछ आंसर, कुछ लफ्ज़ मिल जाए, अल्फाज मिल जाए, तो वहाँ पे आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं और आप वहाँ पे क्या होगा, फिर आपका आंसर नेगेटिव होगा। और जब क्वेश्चन हल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, हमें बच्चे को सेंटर में रख के आंसर हमारे मार्क करने हैं। तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस सही आंसर तक पहुंचना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेडागोजी में हमें ऐसा लगता है कि चारों ही पॉजिटिव है, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि चारों भी पॉजिटिव होंगे, कोई एक ही होगा, तो उसको समझ के करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो ज़बानों पर मुश्तमिल किसी क्लास में तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान के इल्मी इल्मी यानी जो प्रैक्टिकल और जो बोली जाने वाली ज़बान है। अब यहाँ पे दो ज़बानों में फ़र्क बताया गया है कि जो प्रैक्टिकली ज़बान होंगी और जो बोली जाने वाली शक्लों के दरमियान फ़र्क करने के लायक बनाने के लिए उन्हें आमादा किया जाए। क्या इन दोनों तरीकों में फ़र्क करने के लायक वो बन पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो सिखाई जाने वाली ज़बान है, ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, क्योंकि जितना बच्चा उस ज़बान से रिलेटेड उसकी किताबें पढ़ेगा तो वो उतना ही उसके फ़र्क को समझेगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि। अब पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि जब क्लास के बेशतर तलबा, मतलब जो ज़्यादातर तलबा रहेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, अपनी मादरी ज़बान, अपनी मदर टंग बोल सकते हैं, तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि। अब जो भी गैर मुल्की ज़बान होंगी उसको सिखाने के लिए जो क्लास के तमाम मज़ामीन के उस्ताद होंगे अलग अलग, उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ये कीवर्ड है आपका, नहीं आ गया तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको बच्चे को तो बिल्कुल एक्टिव रखना है। अगर नई ज़बान की समझ उसकी बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं, जबकि हमारा तो जो NEP है वो कौमी दरसियात का खाका 2005 ये कहता है कि बच्चे को तो मादरी ज़बान में ही से तालीम देनी है हमें, पहली से लेके जो 6ठी 7वीं तक तलबा उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है मादरी ज़बान का।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। अब उसके बाद ऑप्शन बी है तुलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। अब तुलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत है, क्योंकि तुलबा हमारे को जो अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे तो वो बिल्कुल सीखेंगे। अब ऑप्शन सी है तुलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ-साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। ये पॉजिटिव है, इसको हम लेकर चलते हैं। अब डी है हमारा तुलबा को अलहदा क्लासें दरकार कर रहे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि तुलबा को हम अलहदा कर दें, क्योंकि हमें इंक्लूसिव समावेशी शिक्षण एक साथ शिक्षण देना है। ये हमारा पूरा एनईपी भी कह रहा है कि हमें उन्हें एक साथ बिठाकर अलहदा करके नहीं, एक साथ ही उनको तालीम देनी है। तो जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है कि तुलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ-साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़बान की मुंतकली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गर किसी सानवी गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद। अब ज़बान की मुंतकली मतलब एक ज़बान से दूसरी ज़बान सीखना, ज़बान की तब्दीली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गर मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वो किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। उसे गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है, इस पर क्या होती है, असरअंदाज होती है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर। अब इसी सूरत हाल को हमें बेहतर करना है, इसी प्रोसेस को बेहतर करना है, तो उस्ताद के लिए क्या मुनासिब होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए है तुलबा में एक खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप में सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। बी है, अब अगर हमें तुलबा में खुद एतमादी बढ़ानी होगी, बातचीत को बढ़ावा देना होगा, तो क्या सिर्फ ग्रुप में सरगर्मियों जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने पर हो जाएगा क्या? नहीं, हमें उससे बेटर ऑप्शन की ज़रूरत है। अब देखते हैं बी, कोई और ज़बान सीखने में तुलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे से तशख़ीसी जांच करें। अब जो तुलबा है हमारे, तो कोई ज़बान सीखने में उनको अगर दुश्वारी आ रही है तो अंदाज़ा कदर कर ले, वक्फे से उनकी तशख़ीसी जांच मतलब उनका असेसमेंट किया जाए, तो इससे हमारा टारगेट कंप्लीट होगा क्या? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी है, क्लास में बतदरीज मुश्किल तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक कराए। ये तो बिल्कुल ही ये घटिया तरीका है, ये इसको तो हमारा एनईपी वैसे ही नकारता है। ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता कि तहरीरों पे पढ़ाए जाने वाली उनकी शदीद मशक कराया जाए, ये तो बिल्कुल सही तरीका है ही नहीं। अब ऑप्शन डी है, ज़बान दो सीखने की ठोस इदराक। अब जो भी वो गैर मुल्की ज़बान सीख रहा है, मतलब ज़बान दो सीखने की, उसे यहाँ पे ज़बान दो कहा गया है, गैर मुल्की ज़बान को या सानवी ज़बान को। ज़बान दो सीखने की ठोस इदराक की बुनियाद फराहम के लिए ज़बान एक की अमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराए। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगर गैर मुल्की ज़बान पर अगर कमांड दिलवानी है, तो जो ज़बान एक की अमूमी महारतें होंगी उनको मजबूत करने की गर्ज से, मतलब उन्हें मजबूत करने की जो भी मशक़ें होंगी वो हमें कराना चाहिए एज अ टीचर। बढ़ते आगे, हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कई ज़बानें बोलने वाले तुलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। अब क्लास में तो एक सेकेंड, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कई ज़बानें बोलने वाले तुलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। मतलब क्लास में तो डिफरेंट अलग अलग ज़बान बोलने वाले तलबा होंगे हमारी क्लास में, लेकिन एक ही ज़बान उनको हमको सिखानी है, तो उसकी जो टीचिंग से क्या होगा, इस तरह की टीचिंग से। तो ऑप्शन ए है, यकसा ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तुलबा के सीखने का अमल तेज़ तर होता है। तो ये बात कहना गलत है कि हम यकसा ज़बान जो बोलेंगे उनका एक ग्रुप बना दे, जो अलग बोलेंगे सबके ग्रुप बना दे,
तो इसको तो ये सिरे से नकारने वाली बात है कि एनईपी इसको सपोर्ट ही नहीं करता है ऐसे कि ग्रुप बना के हमें सिखाना है। हमें सबको एक साथ मिलाकर सिखाना है, इंटीग्रेटेड लर्निंग हमें देनी है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी है कि सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है। ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाज रखना है, दूर तो हमें तो रखना ही नहीं है बच्चे को, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन सी है कि आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपस में बातचीत ना कर पाने की वजह से क्लास का जो माहौल है वो गैर दिलचस्प होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसमें यह है कि जो तलफ़ुज़ और लहजे और नहवा साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिसमें सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे सिर्फ एक ज़बान बोलते हैं, अगर हमें जो बच्चे अलग अलग ज़बानें बोलते हैं उन्हें एक ही ज़बान की तदरीस देनी है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि उनकी जो तलफ़ुज़ और लहजे की जो नहवा साख्ते हैं वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, उनकी बातचीत का उन्हें मौका मिल जाएगा और जिसके सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी होंगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है और यही हमारा आंसर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदुस्तान में ज़बान के मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। अब ये तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया आपके, जिसमें मैंने आपको थ्योरी बताई थी ज़बान की तदरीस के मसाइल में कि कौन सा फार्मूला है वो है ऑप्शन ए से लिसानी फार्मूला, जिसके बारे में मैंने बताया भी था आपको कि हमारे हिंदुस्तान में कैसे से लिसानी फार्मूले को अहमियत दी गई और 3 ज़बानें सिखाई जाने वाली, उसमें पहली ज़बान कौन सी होंगी, किस माशरे में पहली ज़बान है, ये अगर हिंदी है तो दूसरी अंग्रेज़ी होंगी। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। तो ये आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो ये आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ये इसीलिए आपके लिए थ्योरी ज़रूरी है, वहाँ पे आपको समझ के ये क्वेश्चन फिर समझ में आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों को समझने में नहीं कर पाते। बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है, इसका मुमकिन हल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ तलबा है, बाज़ तलबा सीखी गई ज़बान का इस्तेमाल बाज़ लफ्ज़ों में नहीं समझने में नहीं कर पाते। अगर वो कोई ज़बान सीख रहे हैं तो उनको समझने में परेशानी होगी, या फिर बाज़ तलबा को जुमलों का मफ़हूम समझने में मुश्किल होती है। कुछ तलबा को जुमलों का जो मीनिंग है वो समझने में परेशानी पेश आती है, मुश्किल आती है। तो इसका मुमकिन हल क्या है? अब इसका हल हमें एज अ टीचर ढूंढना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है, तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने का काम दिया जाए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर तलबा को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो हम उसको आसान कर दें। ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी देखते हैं कि उन्हें ज़्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए। ये भी बात गलत है कि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे जल्दी, उन्हें कोई मुश्किल आ रही है तो उन्हें हम जो बच्चे ज़्यादा सीख पा रहे हैं उनके साथ रख दें, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है कि ख़ास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाए जो ज़्यादा आसान पेचीदा की तरतीब में हो। ये बिल्कुल करेक्ट है और यही हमारा आंसर है कि जो ख़ास तौर पर तैयार करने के काम उन्हें दिए जाए और जिसमें क्या हो, पहले आसान चीज़ें हो लेकिन फिर उसके बाद पेचीदा भी हो, ऐसी तरतीब में हो कि पहले वो इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो उन्हें तरतीबवार चीज़ें मिलेंगी तो वो बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे। अगर उन्हें कोई मुश्किल भी पेश आ रही है तो वो उसे समझ पाएंगे। तो ये तरीका सबसे सही है और ये हमारा ऑप्शन सी आंसर भी यही है। और डी में हम देख लेते हैं कि क्या है कि किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए। ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है, क्योंकि ये अब ऐसे क्लासरूम जहाँ पे दोनों तलबा होंगे, मतलब पहले वो अपनी मादरी ज़बान भी बोलते हैं और जो टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाने वाली वो भी ज़बान का यूज़ होता है। तो
ज़बान इस यहाँ पे कारगर जो होगा वो उसकी वजह क्या है तो ऑप्शन ये ए है कि क्लास में बेतवज्जी में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि क्लास में बेतवज्जी आएंगी उनके आपस में बातें कम करने की वजह से। सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर उन्हें आमादा करता है। यही हमारा आंसर भी है। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, अलहायदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। ये बात गलत है, अलहायदा तो हमें करना ही नहीं है बच्चों को। और डी में ये है कि हर ज़बान से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फराहम करता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा टॉपिक हो या फिर कोई ज़बान सिखानी हो तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ कराने से उस पे कोई फ़र्क होगा। हमारा आंसर बी ही करेक्ट है, तो बी आप मार्क करके चलिए। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एक टीचर की क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले पस मंज़र के तलबा हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक टीचर है की क्लास में मुख्तलिफ ज़बानें अलग अलग मल्टीलिंगुअलिज्म जो ज़बान बोलने वाले पस मंज़र तलबा है इनके लिए वो इजाफी मदद कभी अपनी जिस्मानी हरकत से और ज़बानी इजहार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ और मानी का इजहार करती है। दर्जल महारतों में से वो किस पर मरकूज़ करती है? तो यहाँ पे देखिए समझिए, जब तलबा क्लास में मौजूद है और उनका जो टीचर है वो उन्हें सिखा रहा है कुछ, तो वो कभी क्या कर रही है, अपने जिस्मानी हरकत का यूज़ कर रही है उन्हें समझाने के लिए, या फिर ज़बानी इजहार ख़याल भी यूज़ कर रही है और कभी ताली बजाकर कभी तलफ़्फ़ुज़ के मानी इजहार करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी महारत का यूज़ हो रहा है? ए जो है वो ले है, बी जो है वो प्रेग्मे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर वो है वो ले, बी है प्रैग्मेटिक्स, सी है सौतियाती शऊर और डी है सिंटेक्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है प्रैग्मेटिक्स, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब टीचर सिखा रही है बच्चों को, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बच्चे हैं, तो वो उनको सिखाने के लिए थोड़े एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे एज अ टीचर हमें। तो वो क्या कर रही है, इजाफी मदद कर रही है बच्चों की, अपनी जिस्मानी हरकत कर रही है ना, और ज़बानी इजहार ख़याल के दौरान अपने तलबा के साथ ही वो क्या कर रही है, ताली बजाकर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ और मानी का इजहार करती है। तो यहीं इसी लाइन से हमें क्या, हमारा आंसर तक हम पहुंच सकते हैं कि वो प्रैग्मेटिक्स है, क्योंकि इसमें होता यह है कि फ़िज़िकल जो उसके जिस्मानी हरकत का यूज़ होगा, फ़िज़िकल एक्टिविटी होंगी, जैसे कि हम भी पोयम कोई नज़्म सिखाएंगे बच्चों को तो जिस्म की हरकत का यूज़ करके एक्शन करेंगे, है ना, तो वही चीज़ मतलब प्रैग्मेटिक्स मतलब वही चीज़ है, इसीलिए जो आंसर है वो है प्रैग्मेटिक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी ज़बान होती है। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा होगा तो उसकी अपनी खुद की तो मादरी ज़बान होती है, भले वो कहीं से भी आए उसकी अपनी मादरी ज़बान होती है। वो अपने साथ जब स्कूल आता है वो अपने साथ एक ज़बान लेकर ही आता है जो उसकी मादरी ज़बान होती है। तो ऐसे बच्चों को एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूलों के लिए क्या ज़रूरी है? तो जो कसीर लिसानी मुल्क होगा जहाँ पे बहुत सारी ज़बानें बोली जाएंगी, जैसे कि हिंदुस्तान के स्कूलों में ही हमारी कसीर लिसानी मुल्क है ये, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, तो ऐसे मुल्कों में उन बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? तो ऑप्शन ए है, इनको स्कूल की ज़बान पढ़ाए। अब हमें उनको सिर्फ स्कूल की ज़बान पढ़ाएंगे तो उससे तो वो बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे, वो पहले दिन ही स्कूल से भाग जाएंगे अगर ऐसा माहौल उन्हें दिया जाएगा तो। फिर बी है, इनको पढ़ना और लिखना सिखाए। हम उनको पढ़ना लिखना सिखा दें, इससे उनका प्रोग्रेस हो जाएगा क्या, डेवलपमेंट हो जाएंगे क्या? नहीं, बी भी
गलत है। अब सी है, इनके घरों में बोली जाने वाली ज़बान की इज्जत करे। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि वो अपने साथ जो भी ज़बान लेकर आ रहे हैं तो उन्हीं को, उस ज़बान को हमें इज्जत देनी है, उनका यूज़ करना है ताकि वो घर जैसा माहौल ही स्कूल में फील कर पाए और स्कूल के माहौल के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर है। और डी में कहा गया था कि इसको म्यारी ज़बान पढ़ाए। अब उसको सिर्फ हम म्यारी ज़बान टारगेट लैंग्वेज सिखाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चा अभी सिर्फ अपनी मादरी लैंग्वेज जानता है, तो हमें उसकी मादरी ज़बान का यूज़ करना होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तुलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मुंदरजल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अब जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तुलबा होते हैं तो उन मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तुलबा पर जो मुश्तमिल क्लास है, उनकी जो टीचिंग होंगी, तदरीस के अमल को हम आहंग मतलब एक्टिव रखने के लिए हमें कौन सी हिकमत अमली का इख्तियार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त। कुछ हद तक हमें चलो पॉजिटिव है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मादरी ज़बान का अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, पॉजिटिव, इसको अभी हम रखते हैं ऑप्शन ये। और बी देखते हैं कि हदफ़ ज़बान का मोहतात इस्तेमाल। ये देखिए यहाँ पे हदफ़ ज़बान से मुराद है कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, हदफ़ ज़बान उसी ही कहा जाता है टारगेट लैंग्वेज को, दूसरी लैंग्वेज को, तो उसी पर मोहतात होना का इस्तेमाल बोल रहा है, तो ये गलत है, बी। और ऑप्शन सी है, सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल। ये अब जो हमारा ऑप्शन सी है वो ए से भी ज़्यादा पॉजिटिव है कि सीखने और तरसील में मतलब कम्युनिकेशन को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल। बच्चा जितनी ज़्यादा बातचीत करेगा उतनी ज़्यादा ये हिकमत अमली होंगी। तो और ये बहुत अच्छी तरीका है कि जो सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और इस्तेमाल। और डी में कहा गया है कि हदफ़ ज़बान इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। ये बात भी गलत है कि अगर हम उन्हें हदफ़ ज़बान इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक सहूलत से उन्हें महरूम कर देना, तो ये तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि खुसूसी ज़रूरतों वाले तुलबा की ज़बान दानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग देने और साथ ही इनके तर्ज अमल को क्लासरूम के तर्ज अमल में हम आहंग रखने को डैश डैश तरीक़ाकार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि खुसूसी ज़रूरतों वाले तुलबा, जिन्हें खुसूसी ज़रूरत हो, इनको स्पेशल ज़रूरत वाले तुलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग देने और साथ ही उनके तर्ज अमल को क्लासरूम में तर्ज अमल से हम आहंग रखने को डैश डैश कहते हैं। तो इसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चों को सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, शमूली, इंक्लूसिव, क्योंकि सबको एक साथ लाया जा रहा है। तो शमूली का मतलब ये होता है कि बच्चों को एक साथ लाना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि उम्र के तुलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है और इसके मिक़दार और मानी पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब वो कौन सी उम्र के तुलबा होंगे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबिका पड़ता है, कि उनका जो साबिका पढ़ रहा है वो किस किस्म की ज़बान से पढ़ रहा है और वो इसकी मिक़दार और मानी पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल एकदम महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा किस उम्र के बच्चों में होगा? ए जो है वो 9 से 12 साल, बी जो है 1 से 4 साल, सी जो है 15 से 17 साल और डी जो है 10 से 14 साल।
तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन बी है, 1 से 4 साल। आपने देखा ही होगा घर में भी बच्चे होते हैं, तो जो 1 से 4 साल वाले बच्चे होते हैं वो जो भी उनका साबिका जिस भी ज़बान से पढ़ता है तो वो उस पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो वही बोलते हैं जो वो सुनते हैं। तो 1 से 4 साल वाले बच्चे, क्योंकि बच्चा बोलना भी यहीं से स्टार्ट करता है। उसके बाद जो है नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसर लिसानी है, ज़बान के इस्तेमाल में इसे किस तरह लेना चाहिए? तो ऑप्शन ए जो है वो मसला, बी जो है हकीकत, सी चैलेंज और डी वसीला। तो देखिए ये मसला तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कसर लिसानियत है वो बिल्कुल भी मसला नहीं है, और बी हकीकत, तो हकीकत भी हम ये भी हकीकत नहीं बोल सकते उसको, सी चैलेंज भी नहीं बोलेंगे, ये एक वसीला है ना, ये क्या है, बहुत बड़ा वसीला है जो कसर लिसानी है, बहुत बड़ा ज़रिया है। इससे बहुत ही क्या होती है, मदद होती है बच्चों को लर्निंग में भी और टीचर को टीचिंग में भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जू लिसानी। अब जू लिसानी मैंने आपको बताया था, जू का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे दो ज़बानें। जू लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में क्या होगा? ए है हमारा ऑप्शन ए, उस्ताद तुलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है। बी जो है इस उस्ताद सिर्फ हदफ ज़बान बोलता है। देखिए मैंने आपको बताया था ये कीवर्ड हद सिर्फ आ गया, मतलब वो आंसर हमारा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ही कुछ हमें हमसे नेगेटिव बोला गया है तो फिर आंसर हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है इससे ये हो जाए, सिर्फ हदफ ज़बान बोलता है, ये गलत है। और सी जो है तुलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, और डी उस्ताद तुलबा की ज़बान बोलता है। तो देखिए यहाँ पे ज़ू लिसानी का जो है जिक्र आ गया, मतलब दो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। उस्ताद जो है तुलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलेंगे, जब वो दोनों यूज़ करेंगे, मादरी उसकी मादरी ज़बान भी और जो टारगेट लैंग्वेज है वो भी, तो उसी से बच्चा क्या होगा, उस जू लिसानी जो हमारा तरीका है बच्चों को सिखाने का, उस पर वो मरकूज रह पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कसीर लिसानियत अंग्रेजी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में डैश डैश होती है या होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है मवाद या वसीला, मवाद वसीला होगा, बी जो है रुकावट बनेगा, सी है तरीका, या डी उसूल। तो ये जो कसीर लिसानियत अंग्रेजी की तरह दूसरी ज़बान सीखने में क्या होगा, बिल्कुल ये जो हमारा मवाद और वसीला, क्योंकि पॉजिटिव यही है, रुकावट भी बिल्कुल नहीं है, तरीका नहीं कह सकते, और उसूल तो नहीं है, ये कोई उसूल नहीं है, तो ये एक वसीला ही है। इसी तरीके का देखिए पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा है। तो यहाँ पे मवाद मतलब आपके जो मटेरियल यूज होते हैं वो, और वसीला ये कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है कि कई ज़बानें पढ़ना, ऑप्शन बी मादरी ज़बान के ज़रिए सीखना, ऑप्शन सी है आमोज़गारों की तमाम ज़बानों को जानना, और ऑप्शन डी है आमोज़गारों की ज़बानों को बरतना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, आमोज़गारों की ज़बानों को बरतना, क्योंकि क्लासरूम में कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो आमोज़गारों की ज़बानों को ही हम एक्चुअल में बरत रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 है बच्चा इब्तदाई मराहिल में पा और सा में फ़र्क नहीं कर पाता, इसकी मदद का बेहतरीन तरीका क्या है? अब अगर बच्चे को ऐसे मरहले आ रहे हैं, ऐसी मुश्किल आ रही है, तो हम एज अ टीचर क्या करना चाहिए कि जो ऑप्शन ए है तख्ते सिया पर लिखी हुई हिदायत पर अमल करने के लिए कहना। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो तख्ते सिया पे लिखा है उसे पढ़कर बच्चा बस उसी को फॉलो करे। और ऑप्शन बी है इसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करना, ये तो बिल्कुल ही इससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि उसके वालिदैन को बुलाकर उसकी शिकायत करे, और हो सकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो
और ऑप्शन सी है कि दोनों हुर्फ का एक साथ मश्क तैयार करना और उलझन दूर करने के लिए बार बार इसकी मश्क करना। तो ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है कि उसे जहाँ भी पा और सामे या फिर और भी ऐसे किसी लेटर्स को पहचानने में उसे मराहिल आ रहे हैं, उसे मुश्किलात आ रही है, तो दोनों हुर्फों की क्या करें हम मश्क तैयार कर ले और उसकी उलझन को दूर करने के लिए उसकी बार बार मश्क कराते रहे। और ऑप्शन डी तवज्जो ना देने के लिए उसको डांटना। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा है तो उसे डांटे। अब क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं इनके जरिए। अब जो गैर मामूली जहानत के इशारे हासिल होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ए ऑप्शन ए है आईक्यू टेस्ट से, बी जो है ईक्यू टेस्ट से, और सी जो है टीचर और वालिदैन, और डी जो है मजमूई स्कूल रिकॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईक्यू टेस्ट, क्योंकि आईक्यू टेस्ट करने के बाद ही जो गैर मामूली जहानत के इशारे हैं वो हमें वहाँ से इस आईक्यू टेस्ट से ही पता चलेंगे, और ईक्यू टेस्ट जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 इज ज़बान की खामी जो किसी के लिए लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है इसे क्या कहते हैं? तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया था जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसमें, कि अब यहाँ पे देखो लिखना आ गया, तो लिखने का ताल्लुक किससे होगा? ऑब्वियसली ग्राफ से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर है। और डिस्कैलकुलिया में जिसे रियाजी के ताल्लुक से जो भी मुश्किल आती है हिसाब किताब में वो, और अफेजिया वाला बच्चा जो है वो घुल मिलने में उसे प्रॉब्लम होगी, दूसरों के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने में उसे प्रॉब्लम होती है। और डिसलेक्सिया में ये पढ़ने से ताल्लुक रखने वाली है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होगी उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? किसी ख्याल तस्वुर को समझने में वकूफ़ी परेशानी। तो और बी जो है, अब ग्राफ से आपको याद रखना है, बी मतन को पढ़ने में परेशानी, सी जो है तहरीर ज़बान समझने में परेशानी, डी हिंसा को समझने हिसाब किताब अर्थमेटिक की परेशानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि पढ़ने से, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा गलत तो वो लिखेगा भी गलत, इसीलिए मतन को पढ़ने में परेशानी होती है ऐसे बच्चों को, क्योंकि ग्राफ जो है वो लिखने से ताल्लुक रखता है ना, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा ही गलत तो वो लिखेगा भी गलत ही ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होती है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है मतन को पढ़ने में परेशानी। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस्ताद ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर ग्रुप में पोस्टर बनाने का काम तफवीज़ किया। नाबीना तालिब इल्म भी इस ग्रुप में शामिल है। वो कोलाज के ज़रिए पोस्टर बनाने में किस तरह बराबर का शरीक है? अब देखिए, एक उस्ताद ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ इस टॉपिक पर क्या किया, पोस्टर बनाने का एक प्रोग्राम और ऐसे ग्रुप बना दिए कि उन्हें पोस्टर बनाने ऐसी एक्टिविटी क्या की, तैयार की। अब उसमें नाबीना तालिब इल्म भी है, नाबीना मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते, तो वो भी इस ग्रुप में शामिल है। तो वो कोलाज जो बनाएंगे, कोलाज मतलब एक पूरा एक ही पोस्टर पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग मंजर दिखाना, तो वो कोलाज के ज़रिए पोस्टर बनाने में किस तरह बराबर के शरीक होंगे। तो नाबीना बच्चे कैसे शरीक होंगे बराबरी? तो ऑप्शन ए जो है वो तबादला ख्याल करके, बी जो है, सी है हमारा नारे और टाइटल लिखकर, अब डी जो है अखबार व रिसाइल से कारामद चीज़ें काट छाट कर। अब देखिए यहाँ पे तो सारे 3 ऑप्शन बिल्कुल हमें पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे नाबीना है
तो जाहिर सी बात है कि वो तब अपना ख्याल ही पेश कर पाएंगे, जो तबादला ख्याल है उनका। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, छठी जमात की रिया और मोहित खास सलाहियतों के मालिक तलबा है। उस्ताद को चाहिए कि अब जो छठी जमात के बच्चे हैं, कौन, रिया और मोहित, इनके पास कुछ खास सलाहियतें हैं, तो उस्ताद को ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, इनके लिए अलहदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बात करें। ये बात बिल्कुल कहना गलत है, और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है कि जो बच्चे थोड़े ज़्यादा महारत वाले हैं उन्हें अलग ही कर दिया जाए दूसरे बच्चों से, क्योंकि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। ऑप्शन बी है, इनको अपने यहाँ रखें क्योंकि स्कूल को शमूलियाती होना चाहिए, जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बच्चे को कोई कमी ही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो हमें अपनी क्लास को कैसे रखना है, शमूलियाती लर्निंग देनी है, स्कूल को शमूलियाती रखना है, ताकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ पाए और जो भी सलाहियतों में के मालिक तलबा है उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन सी है, इनसे हमदर्दी का मुजाहरा करें और उनको खास सहूलियात और तवज्जो फराहम करें। बच्चों को हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को हमें अलग अलग वे से सिखाने की ज़रूरत है। तो ये बात गलत है। और ऑप्शन डी है कि इनके वालिदैन से बात करें और अलहदा स्कूल में ले जाने का मशवरा दें। ये बात बिल्कुल फिर हमारे शमूलियाती उसूल से बाहर जा रही है, तो ये भी गलत है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो, उस्ताद तलबा को ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। अचानक किसी के वालिदैन में से कोई एक क्लासरूम में आता है और देखता है कि बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और उस्ताद तलबा के दरमियान इधर उधर घूम रहा है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। इस हालत से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के, उस्ताद जो है तलबा के ग्रुप में बैठकर पढ़ने के लिए कहता है। उस्ताद कह रहा है तलबा को कि एक ग्रुप बनाओ और वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए कह रहा है। अचानक किसी के वालिदैन में से कोई एक क्लासरूम में आता है और देखता है कि बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और उस्ताद तलबा के दरमियान इधर उधर घूम रहा है। अब किसी के वालिदैन ने ये देखा कि बच्चे ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और उस्ताद इधर उधर घूम रहा है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। इस हालत से निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए है, वालिदैन को प्रिंसिपल से दरख्वास्त करनी चाहिए कि इनके बच्चे का सेक्शन बदल दिया जाए। ऑप्शन बी है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को घर ले जाए। ऑप्शन सी है, वालिदैन को प्रिंसिपल से उस्ताद की शिकायत करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है, वालिदैन को उस्ताद पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वालिदैन को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चे के उस्ताद पर भरोसा रखे और एतमाद करे, क्योंकि जो ग्रुप लर्निंग टीचर यहाँ पे दे रहा है, तो ये हमारा एक टीचिंग मेथड है कि बच्चों को फ्री छोड़ना है। क्लास जो है हमारी बिल्कुल तिफले मरकूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों को एक्टिव रखा है टीचर ने कि बच्चे खुद से अपना कर रहे हैं, और जहाँ पे उन्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ पे टीचर अवेलेबल भी है। तो इस बात के लिए वालिदैन को टीचर पे भरोसा और एतमाद रखना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। और अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, अगर कोई तालिबे इल्म तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तो नाना दे रहा हो, तो इससे सीखने के अमल में डैश डैश दुश्वारी पैदा होती है। तो ऑप्शन ए है, नफ्सियाती अमली मतलब साइकोमोटर होगा। बी जो है वक़ूफ़ी यानी कॉग्निटिव। ऑप्शन सी है अमली मतलब प्रैक्टिकल। और डी जो है जिस्मानी मतलब फिजिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे को अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो या किसी उलझन में मालूम हो रहा हो, पूरी तरह तो ना दे रहा हो, तो ये ऐसी सिचुएशन देखकर हमें किस दुश्वारी को पता चल रहा है कि उसे वक़ूफ़ी मतलब कॉग्निटिव दुश्वारी
पैदा हो रही है उसे कोई चीज़ समझने के लिए, तो हमें उसके लिए दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी हस्सी, जहनी कमज़ोरी या सीखने की माजूरी की वजह से तालीम हासिल करने की अहलियत नहीं रखता, तो उसके लिए सिर्फ होंगी। ऑप्शन ए है अलग से क्लास, बी जो है क्लासरूम इंतज़ाम, सी है इंसानियत पर मबनी तालीम, और डी है मखसूस ज़रूरियात की तालीम। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी तलबा को जहनी कमज़ोरी से वो जूझ रहा है, उसे अगर वो माजूर है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है हमें, मखसूस ज़रूरियात के उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसे हमें फराहम करनी है और उसे तालीम देनी है सबके साथ मिलाकर। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है, एक टीचर तालिब इल्म के गलत जवाब पर मुस्बित ढंग से इसका हौसला बढ़ाती है और अपनी समझ का मुजाहरा करती है। अब एक टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, अपने तालिब इल्म के गलत जवाब पर भी उसको क्या शाबाशी दे रही है, उसका हौसला बढ़ा रही है और अपनी समझ का मुजाहरा कर रही है और अपनी समझदारी यहाँ पे दिखा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ के ऑप्शन ए है तालिब इल्म के ज़रिए मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल करना। ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे मनफी जज्बाती रद्द अमल हासिल कर रही है वो। ऑप्शन बी है लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा देने के लिए, ये भी गलत है कि वो लिसानी नशोनुमा को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन सी आमोजिश के मुख्तलिफ उसूलों को इख्तियार करना, और ऑप्शन डी है इदराकी नशोनुमा को बढ़ावा देना। इदराकी नशोनुमा को भी वो बढ़ावा दे रही, वो क्या कर रही है कि आमोजिश के मुख्तलिफ उसूलों को इख्तियार कर रही है। ये आमोजिश का एक तरीका ही है, उसूल है कि बच्चा अगर गलत भी आंसर कर रहा है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है, ये नहीं कि उसे डांट फटकार कर उसे बताना है कि ये गलत आंसर है, उसे डांट लगानी है, उसे कोई पनिश करनी है, नहीं, हमें उससे हौसला उसका बढ़ाना है और उसे दूसरे तरीके से फिर वापस से चीज़ों को समझाना है। और अब क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, एक मिसाली ख़ास ज़रूरत वाली क्लास कौन सी होंगी। तो ऑप्शन ए है अलग बनी हुई, ऑप्शन बी है तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, ऑप्शन सी है मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, और ऑप्शन डी है बहुत अच्छी तरह सजी हुई। तो बाकी तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है बी को छोड़ के, क्योंकि ऑप्शन बी तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले शमूलियाती तालीम पर बेस्ड है हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा। ऑप्शन ए इज़ गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाबात देता है, ये बात गलत है। ऑप्शन बी ये है कि दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है। ऑप्शन सी है एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है। ऑप्शन डी है अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, बिकॉज एक जो तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा कैसे, कि वो अपनी दिलचस्पी उसके जो दिलचस्प इलाकों में ज़्यादा तवज्जो देता है। इस बात से हमें क्या पता चलेगा कि मखसूस तालीम की उसमें सलाहियत मौजूद है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए खुसूसी यानी स्पेशलाइज्ड, ऑप्शन बी है मखसूस यानी एक्सक्लूसिव, ऑप्शन सी मेयारी मतलब स्टैंडर्ड, और ऑप्शन डी मुश्तमिल इंक्लूसिव। तो ये जो स्कूलें जो ऐसी स्कूलें होंगी जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एक्सक्लूसिव मतलब मखसूस, ऑप्शन बी वो मखसूस स्कूल कहलाती है। अब हम आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहां तुलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है
है कि तुलबा, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ज़बान सीखने की ऐसी क्लास में जहाँ तुलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, जहाँ पे तुलबा की सलाहियत, ऐसी क्लास जहाँ पे तुलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि ऑप्शन ए है तफवीज़ किर्दा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से। ऑप्शन बी है छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों में महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके। ऑप्शन सी है अपने नंबर बढ़ाने और दिगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाली खुसूसी क्लासों में शरीक हो। और ऑप्शन डी है कि अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मॉलेज और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है कि जो भी मुश्किलें होंगी उनको समझने के लिए नफ्सियाती मॉलेज और क्लास टीचर के साथ क्या करें, वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। तो यहाँ उसकी वजह से उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और जो भी सलाहियतों में फ़र्क है वो बेहतर होता जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, सॉल्व किए, उनको समझा और उनके आंसर्स देखे। उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। अगर कोई कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए और बिल्कुल दिल से पढ़ाई करिए अच्छे से। बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी लानी नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए क्योंकि चीज़ें बेहतर होंगी उसकी वजह से। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, यही आपसे मेरी गुजारिश है। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हो सके तो हम PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपको बहुत ही जिसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस के बाद हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और पेपर अब ऑफलाइन होने वाले हैं तो ओमार शीट की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब ओमार शीट की को एक बार आप देख लेना क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है ओमार शीट फिल करने में, तो ओमार शीट की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखिए।